प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसके पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने ये देख लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण, और इसके साथ साथ हम लोग आज के क्लास में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को भी देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग डाल लो रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है? तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल ले ले, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और उसी हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन ना लिख के उसके संकेत को लिख दिए, क्लोरीन ना लिखकर क्लोरीन के संकेत को लिख दिए, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है उसे हम लोग एरो के चिन्ह के द्वारा यहाँ पे दर्शाकर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए HCl लिख दिए। तो हमने क्या किया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम वाक्य में ना लिखकर उसी चीज को हम शब्द समीकरण के रूप में भी नहीं लिखे, उसी शब्द समीकरण जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, उस शब्द समीकरण को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से हम निरूपित कर दिए कि हाँ जी, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया कर रहा है। तो यहां हमने प्लस का चिन्ह दे दिया इन दोनों के बीच में। इन दोनों के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बन रहा है? तो इसके लिए हमने अभिकारक और प्रतिफल के बीच में एरो का चिन्ह प्रयोग कर दिया, और इस ओर हमने लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र। तो ये जो है, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, इनके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में हमने संक्षिप्त निरूपण को दर्शा दिया, और यही कहलाता है रासायनिक समीकरण। आगे अगर हम बात करें तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, या कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक तो होगा हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। आगे हम लोग बात करेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। अगर आप जानते हो तो कमेंट में बताओ। किसी भी असंतुलित या किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रूप में क्यों लिखते हैं? अगर वो असंतुलित है तो उसे संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है? इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे आगे। तो चलिए, यहाँ पे रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा आप नोट कर लो। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने हम अगर बात करें यहाँ पे, तो H2 + Cl2 मार्क ऑफ एरो HCl है। तो क्या ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है? पहला नंबर ये उदाहरण हो जाएगा आपका। तो ये जो समीकरण है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, जिसको हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक है ये, ठीक है। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो चीज नया बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रतिफल कहते हैं। तो यहां पे हम लोग कोई भी समीकरण संतुलित है कि नहीं है, इस चीज को जानने के लिए दोनों तरफ भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या को देख लेंगे। अगर बराबर है तो समीकरण संतुलित है, अगर बराबर नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और क्लोरीन के 2 परमाणु है। कहां? अभिकारक की ओर। लेकिन प्रतिफल की ओर हम लोग देख रहे हैं कि अभिकारक, यहाँ प्रतिफल में हाइड्रोजन के 1 परमाणु और क्लोरीन के 1 परमाणु है। यानी कि अगर हम बात करें तो इस एरो के दोनों साइड अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणुओं की संख्या के बराबर है? नहीं। तो ये क्या है हमारा? ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके अलावा अगर हम दूसरे की बात करें तो यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां भी अभिकारक है और नया चीज जो बन रहा है वो प्रतिफल है। इस ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और इस ओर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु। इस ओर यानी कि अभिकारक की ओर ऑक्सीजन का 2 परमाणु, लेकिन प्रतिफल की ओर 1 परमाणु।
तो ये भी जो समीकरण है ये भी क्या है, असंतुलित ही है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये तो दोनों एग्जाम्पल हमने, आपका कहना होगा कि दोनों तो आपने सर असंतुलित रासायनिक समीकरण का ही एग्जाम्पल दिया, संतुलित का एग्जाम्पल दीजिए, तो आगे हम आपको बताएंगे कि समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जाता है। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम इनके डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो पहला नंबर आप नोट करिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों, अभिकारक और उत्पाद, उत्पाद जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, प्रतिफल कह सकते हैं, दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर होती है, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अभी का अभी आप लोग इस वीडियो में याद कर लो, क्या होगा संतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन, कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद, जिसको हम लोग प्रतिफल भी कहते हैं, दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि यहां देखिए, ये जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, लेकिन इसको हम लोग संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। इस चीज को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2 लगाने से हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी, और 4 हो जाएगी तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब जाके हमारा ये समीकरण जो है वो संतुलित हुआ। किस तरीके से हमने किया, इसके आपको एक एक विधि को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से दूसरा जो उदाहरण है, आप लोग उदाहरण नंबर 1 में ये संतुलित रासायनिक समीकरण आप लोग नोट कर लेना। दूसरा नंबर जो है, यहाँ पे Mg की संख्या 1 है, यहाँ Mg की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में क्या है, तो अभिकारक में आप लोग इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप लोग देखो, ध्यान दो, यहाँ पे Mg की संख्या 1 है और यहाँ पे भी Mg की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। समीकरण अभी असंतुलित है। इसे संतुलित करने के लिए हमें इस और ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन 2 लगाने से ये जो 2 है वो Mg में भी गुना हो गया और O में भी गुना हो गया। Mg की संख्या इधर 2 है, इस ओर यानी कि अभिकारक की ओर 1 है, तो यहां भी हम लोग 2 लगा देंगे। अब जाके हमारा ये समीकरण 2 नंबर जो है वो संतुलित हो गया। तो आप लोग संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में आप लोग इस चीज को नोट कर सकते हो। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब चलते हैं अगला, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन क्या होगा। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण क्या बोलेंगे, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद, जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए वहां पे क्या हुआ, वहां पे हुआ कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो रही थी, लेकिन यहां पे दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, इसे आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आप लोग देखोगे क्वेश्चन यहां किया हुआ है, अगर क्वेश्चन यहां पे आ जाए कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, कोई भी रासायनिक समीकरण है उसे आखिर हम संतुलित क्यों करते हैं, तो एक शब्दों में आप आंसर यहां पे लिख सकते हो कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को या सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। फिर से सुन लो, फिर से एक बार, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग बोलेंगे तो यहां पे देखिए हमने स्टार बना के द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को लिख दिया है कि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अगर हम जिस वजन का 5 ग्राम 10 ग्राम जिस वजन का हम लोग कोई चीज ले रहे हैं, 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करने के बाद जो नया चीज बनेगा वो 2 चीजों के वजन के बराबर होगा, वहां पे द्रव्यमान उसका परिवर्तित नहीं होगा, ये तो कम भी नहीं होगा ना ज्यादा ही होगा। तो कहां से हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण में दिखा सकते हैं, इसीलिए उस समीकरण को हम लोग को संतुलित करना होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए यहां पे, जैसे कि यहां पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये आप लोग गौर से यहां पे समझिएगा कि अगर 2 चीज, जैसे कि हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं A और B के बीच में, तो ये हमारा अभिकारक हो गया। अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा, मान लो हम द्रव्यमान में अगर हम लोग इसके द्रव्यमान को x ग्राम ले रहे हैं,
तो जो इन दोनों की रिएक्शन के बाद जो प्रतिफल बनेगा, मान लो C और D बन रहा है, तो इसका भी जो द्रव्यमान होगा वो x ग्राम ही होगा, ये अपरिवर्तित नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम छोटा सा एग्जाम्पल जैसे कि आपको बताते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु, ये आपस में संयोग करके H2 + O2 मारकर फिर H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन का, अगर हम लोग इस अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु का अगर हम लोग अनुभार देखें, तो हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, और 2 परमाणु है तो 2 से गुना कर दिए तो यहाँ पे, और प्लस में ऑक्सीजन का क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, और 2 ऑक्सीजन है तो हम 2 से गुना करा दे रहे हैं। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस में यहाँ 32 हो जाएगा, और प्रतिफल का जो द्रव्यमान आएगा वो आएगा 34 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसके अलावा जो प्रतिफल जो इन दोनों के परिणाम स्वरूप जो बन रहा है वो H2O है, और H2O का हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और गुना कराएंगे 2 से, और प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर हम लोग इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और प्लस 16 18 AMU आएगा। क्या ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहां उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, ठीक है। क्लास 10th में बस आपको इतना समझ लेना है, इसके बाद क्लास 11th में हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम को और डिटेल से जानना है। तो चलिए अब हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग इस समीकरण के दोनों हिस्से को बांट लेना। एक हिस्सा जो है हमारा वो है बाईं ओर वाला हिस्सा, तो हम लोग यहां लिखेंगे बाईं ओर, और एक साइड है जो हमारा वो है दाईं ओर, दाईं ओर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि बाईं ओर कौन कौन से तत्वों के परमाणु भाग लिए, तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनकी संख्या को देख लेंगे। तो हाइड्रोजन की परमाणु, कितने परमाणु है, 2 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन भी 2 है। अगर हम लोग इस ओर की बात करें तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। देखिए हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के सामने लिखे, इसकी संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या इस ओर 1 है और इस ओर 2 है। तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण है वो संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए इस ऑक्सीजन को 2 बनाना होगा। इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए अगर 1 में हम 2 से गुना कर देते हैं तो ये 2 बन जाएगा। लेकिन आप लोग देखिए दाईं ओर हम 2 से गुना कराए हैं, और कहां पे, जहां ऑक्सीजन है वहां पे, तो हम लोग यहां पे ना लगा के 2 को हम लोग यहां गुना ना करके हम यहां गुना करते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो जैसे ही हम यहां 2 से गुना कराते हैं, ये हाइड्रोजन में भी गुना हो गया, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 2 था पहले, अब 4 हो गया। अब 4 हो गया तो इस ओर वाले को भी हमें 4 बनाना होगा, तो इस ओर हमें 2 से गुना करना होगा। किस ओर, बाईं ओर। तो बाईं ओर हाइड्रोजन में 2 से गुना करना होगा, यानी कि हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा अब समीकरण जो मिला, ये समीकरण हमारा संतुलित है। पहले वाला जो समीकरण था वो असंतुलित था, ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए ये जो समीकरण है, हम इसका एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हम उसमें छेड़छाड़ करें, यहां कुछ भी ना करें। चलिए हम इसको नीचे रख लेते हैं। अब चलिए सबसे पहले तो काम करेंगे, हम बाईं ओर और दाईं ओर को बांटेंगे। तो यहां देखिए ये हो गया हमारा बाईं ओर, बाईं ओर, और ये वाला हिस्सा हो गया दाईं ओर, दाईं ओर। बाईं ओर क्या है, Fe है, क्या दाईं ओर Fe है, हाँ Fe है। अब देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिए, और इस ओर भी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को लिख देंगे सामने सामने। अब देखिए ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन लिख दिए, इस ओर भी ऑक्सीजन लिख देंगे। अब इनके संख्या को लिखेंगे, Fe की संख्या बाईं ओर 1 है लेकिन दाईं ओर 3 है, यहां समीकरण असंतुलित हो गया। हाइड्रोजन की संख्या बाईं ओर 2 है जबकि दाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या देखिए 2 ही है, ठीक है। चलिए ये तो बराबर है, संतुलित है ये वाला। ऑक्सीजन की संख्या देखिए इधर बाईं ओर 1 है जबकि दाईं ओर की बात करें तो ऑक्सीजन की संख्या 4 है। अब हमें क्या करना है, तो हाइड्रोजन तो हम देख रहे हैं कि बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए Fe जो है इसको 3 बनाना होगा। 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो बाईं ओर 3 से गुना कर देंगे। किसमें, Fe में। तो हम यहाँ करते हैं, देखिए Fe में 3 से गुना कर दिए तो ये हमारा 3 हो गया। लेकिन क्या ऑक्सीजन संतुलित हुआ, नहीं।
ऑक्सीजन संतुलित नहीं हुआ तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ऑक्सीजन को 4 बनाना है तो हमें 4 से गुना करना होगा। तो अगर हमें 4 से गुना करना है तो हमें यहाँ पे 4 लगाना होगा। कहाँ पे, तो इस ओर। तो हम यहाँ पे ना लगा के हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि 4 लगाने से हाइड्रोजन में भी 4 से गुना हो गया। तो हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 8 हो गया। हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए इस ओर भी हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 2 है पहले, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो अब 4 से हम लोग दाईं ओर गुना किए हैं हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसी चीज का डुप्लीकेट यहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग 4 से गुना कर देंगे। अब जो हमारा ये नीचे वाला समीकरण आप लोग देख रहे हो जिसमें हमने यहाँ पे परिवर्तित किया है, तो यहाँ पे देखिए 4 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अब मिला लीजिए आप, 3 है इस ओर 3 है, हाइड्रोजन 8 है इस ओर भी 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 हो गया दोनों साइड। तो ये जो हमारा समीकरण नीचे यहाँ पे मिला, ये जो हमारा समीकरण है वो संतुलित हो गया। क्या हो गया, समीकरण अब हमारा संतुलित हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आप लोग कुछ और समीकरण को संतुलित कर लोगे। जैसे कि चलिए एक और हम आपको करके बता देते हैं। क्या करेंगे, बाईं ओर और इस ओर लिखेंगे दाईं ओर, दाईं ओर। चलिए मेरे पास तो डुप्लीकेट करने का ऑप्शन है, आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन में कुछ छेड़छाड़ ना करना, सीधे नीचे जो संतुलित समीकरण होगा उसको लिख देना। हम यहाँ पे नीचे इसको लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए आप देख लेते हैं बाईं ओर कौन कौन सा चीज है और दाईं ओर कौन कौन सा चीज है। तो बाईं ओर देखिए Mg है, चलिए Mg को लिख दिए, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लिख दिए, फिर क्लोरीन है, क्लोरीन को लिख दिए। अब इनकी संख्या को लिखेंगे कि इनके कितने कितने परमाणु भाग लिए हैं। वही चीज देखिए Mg को हम लोग यहाँ लिखेंगे, Mg के सामने फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को लिखेंगे, और फिर क्या है, क्लोरीन है तो क्लोरीन को लिखेंगे। अब इनकी संख्या को लिख लेते हैं। तो अब संख्या को लिखेंगे, Mg की संख्या बाईं ओर 1, हाइड्रोजन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1, Mg की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या कितना, 2। समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, तो हाइड्रोजन इस ओर 2 है, इस ओर 2 करने के लिए 2 से गुना करना होगा। तो 2 से गुना किस ओर किए, बाईं ओर किए हैं, तो बाईं ओर हमारा ये चीज है, हाइड्रोजन में 2 से गुना कर देंगे। तो हाइड्रोजन में 2 से गुना करते ही क्लोरीन में भी 2 से गुना हो जा रहा है, और क्लोरीन को हमें 2 बनाना ही है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। अब क्या दिख रहा है कि ये हमारा बराबर है, हाइड्रोजन भी 2 और 2 बराबर है, क्लोरीन भी 2 और 2 बराबर है दोनों साइड। ये हमारा बस यहाँ 2 लगा देने से हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। तो इसी तरीके से कुछ और होमवर्क है जो कि आपको कंप्लीट करना है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एक और आपके लिए होमवर्क बड़ा आसान सा ये वाला है, इसे भी आपको कमेंट बॉक्स में संतुलित करके इसका आंसर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है आपको अच्छा लगा होगा, और भी इसी प्रकार के क्लास के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।